हेलो कॉमर्स स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आउटस्टैंडिंग अक्टूबर सीजन 1 29 डेज चैलेंज फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स के डे नंबर 5 में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपका टेस्ट लेने वाले OCM के चैप्टर नंबर 5 के ऊपर, जिसका नाम है इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस, व्यवसायातील उभरत्या पद्धती। चैप्टर एकदम इजी है, लेकिन अगर आपको हर एक चीज़ का डेफिनेशन मालूम है, हर एक चीज़ का मीनिंग मालूम है, तो चैप्टर एकदम इजी है। अगर आपने ऊपर पढ़ने की कोशिश की तो चैप्टर घंटा आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सुबह से BPO, KPO, LPO में लगे हुए, B2C, A2C, A to Z वगैरह वगैरह में लगे हुए। मैक्सिमम जनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आपके OCM के टीचर ने या किसी भी OCM के टीचर ने इस चैप्टर पढ़ाते समय हर एक पॉइंट के समय अगर एक एग्जाम्पल दे दिया तो इस चैप्टर के ये जो चैप्टर है ये सबसे इजी चैप्टर है आपके सिलेबस में से। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज की एग्जाम स्टार्ट करते हैं। आज की इस एग्जाम में आपको 15 क्वेश्चंस पूछूंगा, उसके बाद हम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशंस करेंगे रिलेटेड टू कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा है उस टॉपिक के ऊपर, ठीक है। सो अगर आप रेडी हो तो स्टार्ट कीजिए, कमेंट सेक्शन में आंसर देना, जैसे कि आपको रूल्स वगैरह सब तो मालूम है, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन आप सारे स्टूडेंट्स के लिए, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स बैक स्क्रीन पे देखेंगे और मराठी मीडियम के स्टूडेंट्स को मैं खुद सवाल पूछूंगा, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन आप सारे स्टूडेंट्स के लिए, ऑनलाइन व्यवहार करण्यास ... आवश्यक असते। ऑनलाइन व्यवहार करण्यास ... आवश्यक असते। फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स ... इज रिक्वायर्ड। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करने के लिए क्या रिक्वायर्ड है? एक तो इंटरनेट, दूसरा इंटरनेट तो चाहिए ही चाहिए, उसके साथ साथ डिवाइस भी एक चाहिए। लेकिन चैप्टर में कुछ और बोला इससे रिलेटेड, क्या चाहिए स्टेप बाय स्टेप आप सारे स्टूडेंट्स आंसर दे सकते हैं कमेंट में। ऑनलाइन व्यवहार करण्यास ... आवश्यक असते। अगर इस चैप्टर को रट्टा मारोगे तो चैप्टर इजी नहीं जाएगा, थोड़ा सा आपको कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। वीडियो के एंड होते होते आपके 95% कंसेप्ट इस चैप्टर से रिलेटेड क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, ज्या प्रक्रियेत व्यावसायिक कामे करण्याचा करार दुसऱ्याला दिला जातो त्या प्रक्रियेस ... असे म्हणतात। ज्या प्रक्रियेत व्यावसायिक कामे करण्याचा करार दुसऱ्याला दिला जातो त्या प्रक्रियेस ... असे म्हणतात। The process of contracting business functions to someone else is called as। मतलब अपने जो बिजनेस के कुछ काम होते हैं जो अपना बिजनेस खुद नहीं कर सकता, वो काम किसी और इंस्टीट्यूट को देना या किसी और को देना कि ऑन बिहाफ ऑफ अस, कि वो काम वो कर सके, तो उस टर्म को क्या बोलेंगे, उस सिचुएशन को क्या बोलेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है वो, उससे रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा। आप कितने भी उससे बचने की कोशिश करो, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ऑनलाइन खरेदीदार वस्तूची निवड करतो आणि ... मध्ये टाकतो। ऑनलाइन खरेदीदार वस्तूची निवड करतो आणि ... मध्ये टाकतो। In online shopping, customer puts the product in ... मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन शॉपिंग करी होगी। कुछ लोगों ने अपना मोबाइल मंगाया होगा, कुछ लोगों ने अपने घर पे टीवी मंगाई होगी, कुछ लोगों ने कोविड सिचुएशन में सैनिटाइजर्स, मास्क वगैरह ऑनलाइन मंगाए होंगे। तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करते समय आप वो चीज़ किस में डालते हैं? ऊपर कॉर्नर में होता है एक छोटा सा बटन, उसके ऊपर प्रेस करते हो, उसके बाद ऐड टू एक बटन आता है, फिर उसमें ऐड हो जाता है। करेक्ट, मैक्सिमम आंसर करेक्ट देंगे क्योंकि ये कॉमन सेंस वाली बात है। अगर किसी आप कॉमर्स से ना एक साइंस साइंस वाले से भी पूछोगे, आर्ट वाले से भी पूछोगे तो वो बता देगा। नेक्स्ट, ये 3 क्वेश्चंस थे रिलेटेड टू फिल इन द ब्लैंक्स। अब जो 3 क्वेश्चंस होंगे वो होंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूट से रिलेटेड। 3-4 जो आने वाले क्वेश्चंस होंगे वो होंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूट से रिलेटेड। सो उसका आंसर आपको ध्यान से देना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बैक स्क्रीन के ऊपर देखिएगा, मराठी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए मैं पूछूंगा, ठीक है। खरेदी केलेल्या वस्तू ग्राहकापर्यंत पोहोचविण्याची अवस्था। खरेदी केलेल्या वस्तू ग्राहकापर्यंत पोहोचविण्याची अवस्था। The stage where the goods
what are delivered to the customer और कंज्यूमर। आपको एज अ कस्टमर ने एज अ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा कि अगर कोई कस्टमर बिजनेस में से कोई प्रोडक्ट परचेस करता है, परचेस करने के बाद आपको वो प्रोडक्ट उसको डिलीवर्ड करना पड़ता है या उसके डेस्टिनेशन तक जाके पहुंचाना पड़ता है, तो उस सिचुएशन को क्या बोलेंगे, उस स्टेज को क्या बोलेंगे। अगर उसी का एक चैप्टर कंपलसरी आपको करना है अच्छे से, तो जल्दबाजी में मत पढ़िए चैप्टर, धीरे धीरे पढ़िए और थोड़ी थोड़ी जो प्रोसेस की जो मीन होता है वो समझने की कोशिश कीजिए। रट्टा मारोगे तो आज पाठ होगा, आज याद रहेगा, कल भूल जाओगे, समझोगे तो लाइफ टाइम तक याद रखोगे, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 5th, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट का क्वेश्चन नंबर 2nd। टोटल अब तक 4 क्वेश्चंस पूछे थे मैंने, उसमें से 3 फिल इन द ब्लैंक्स थे, एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूट था जिसका आंसर मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अभी दिया। अब क्वेश्चन नंबर 5, बाह्य सेवेचा उपसंच, सबसेट ऑफ आउटसोर्सिंग। बाह्य सेवेचा उपसंच, सबसेट ऑफ आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग एक बहुत बड़ा टर्म है, बहुत बड़ा वर्ड है। एक्चुअल नॉलेज आपको अभी नहीं आएगा। आप में से कुछ लोग होंगे जो अभी रूरल एरियाज़ में हैं, 12th के बाद पुणे में, नागपुर में, औरंगाबाद, चंद्रपुर, नांदेड़, लातूर ऐसे डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस में उनका जाने का सपना होगा। तब आप जब वहाँ पे जाओगे तब आउटसोर्सिंग का असली मतलब आपको समझ में आएगा, क्योंकि वहाँ जाके कुछ स्टूडेंट्स पार्ट टाइम करना चाहते हैं, तो पार्ट टाइम करते समय उनको पता चलेगा कि यहाँ मैं जो काम कर रहा हूँ उसे इसके इधर के लोग आउटसोर्सिंग में कहते हैं, ठीक है। अभी आपको क्वेश्चन पूछा था बाह्य सेवेचा उपसंच, सबसेट ऑफ आउटसोर्सिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, कायदेशीर काम समाविष्ट असलेल्या मूल्यवर्धित बीपीओ सेवा। कायदेशीर काम समाविष्ट असलेल्या मूल्यवर्धित बीपीओ सेवा। वन ऑफ द वैल्यू एडेड बीपीओ सर्विसेस विच इन्वॉल्व्स लीगल वर्क। कायदेशीर काम समाविष्ट असलेल्या मूल्यवर्धित सेवा। बीपीओ, एलपीओ, केपीओ, रट्टा मारोगे तो बड़ा पछताओगे, समझ लोगे तो बहुत आगे जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, बीपीओचा उपविभाग, सब सेगमेंट ऑफ बीपीओ। बीपीओचा उपविभाग, सब सेगमेंट ऑफ बीपीओ। इससे पहले मैंने सब सेगमेंट ऑफ आउटसोर्सिंग पूछा था, अब बीपीओचा उपविभाग, सब सेगमेंट ऑफ बीपीओ। 7 क्वेश्चंस हो गए, देखते देखते फास्ट आंसर दीजिए। अभी और 8 से 9 क्वेश्चंस बाकी है, 15 क्वेश्चंस हमको आज कंप्लीट करना है। उसके बाद 10 मिनट के अंदर अंदर पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज कर दूंगा, और ऐसे रिवाइज हो जाएगा कि आप कल पढ़ो, परसों पढ़ो, आपको सारे के सारे वर्ड का मतलब मालूम हो जाएगा। बस आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करना है। मैं 50% आपको आगे लेके छोड़ूंगा, वहाँ से लेके 50% आपको जाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 होगा ट्रू फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 8, ट्रू फॉल्स। परंपरागत व्यवसायाच्या तुलनेत ई व्यवसायाची स्थापना करणे अधिक सोपे असते। परंपरागत व्यवसायाच्या तुलनेत ई व्यवसायाची स्थापना करणे अधिक सोपे असते। परंपरागत व्यवसायाच्या तुलनेत ई व्यवसायाची स्थापना करणे अधिक सोपे असते। इट इज इजी टू सेटअप अ ई बिझनेस ॲज कम्पेअर्ड टू ट्रेडिशनल बिझनेस। ट्रेडिशनल बिजनेस मीन्स होटल, क्लोथ स्टोर, बुक स्टोर, ये सब ट्रेडिशनल स्टोर्स है, ट्रेडिशनल बिजनेस है। अगर यही सब हम ऑनलाइन वगैरह बेचेंगे तो हम ट्रेडिशनल से ई बिज़नेस में चले जाएंगे। तो यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ट्रेडिशनल बिजनेस सेटअप करने से ज़्यादा ई बिज़नेस सेटअप करना आसान होता है। करेक्ट, कॉमन सेंस है, मुझको ही मालूम है कि आंसर इसका क्या है। बस आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए ई बिज़नेस कैसे हैंडल करते क्या नहीं। जब आपको नॉलेज होगा कि कैसे हैंडल करते क्या नहीं,
तो आप भी सक्सेसफुल बन सकते हो। मैक्सिमम अभी महाराष्ट्र में इतने सारे टीचर्स है वगैरह, लेकिन उनका नॉलेज ट्रेडिशनल नॉलेज है, उनके पास टैलेंट है। मैं एक टीचर हूँ, मैं सिखा रहा हूँ, लेकिन मैंने भी मेरे बचपन में जब मैं बड़ा हो रहा था कभी ना कभी तो किसके पास से सीखा था, लेकिन उनकी जो टीचिंग है वो ट्रेडिशनल टीचिंग है। अब इस वर्ल्ड में ट्रेडिशनल नहीं जमेगा, इसमें मॉडर्न चाहिए, मॉडर्न अप्रोच चाहिए, तभी हम सारे स्टूडेंट्स इस देर रात तक इस प्लेटफॉर्म पे आके पढ़ाई कर सकते हैं। क्यों कि अगर आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी का नॉलेज हो, सारे के सारे टूल्स कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे क्या होता है, जब आपको पता होगा तभी आप सक्सेसफुल बन सकते हो। भले ही आप में टैलेंट हो या ना हो, लेकिन आप में ये सब हैंडल करने का, ये सब हैंडल कैसे करते क्या नहीं, इसका नॉलेज होना चाहिए। आप भले ही क्लासरूम में अच्छा पढ़ाते हो, ऑनलाइन क्लासरूम में, लेकिन आपको ऑनलाइन कैसे पढ़ाते ये नहीं मालूम है तो आप फेल हो, ज़ीरो। इस टाइम तो ज़ीरो, आने वाला समय में नहीं, लेकिन इस टाइम तो ज़ीरो। और इसका आंसर मैक्सिमम स्टूडेंट ने कमेंट सेक्शन में कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 9, ई व्यवसाय जागतिक स्तरावर कोणत्या क्षेत्रात काम करण्याची मुभा देते? ई व्यवसाय जागतिक स्तरावर कोणत्याही क्षेत्रात काम करण्याची मुभा देते? ई व्यवसाय जागतिक स्तरावर कोणत्याही क्षेत्रात काम करण्याची मुभा देते? ई बिजनेस अलाउस यू टू वर्क अक्रॉस द ग्लोब इन एनी फील्ड। मतलब अगर आप ई बिजनेस कर रहे हो तो आपके जो कस्टमर्स है वो दुनिया के किसी भी कोने से आपका जो बिज़नेस की लिस्ट है या आपका बिज़नेस का जो वेबसाइट है वो एक्सेस कर सकते हैं, या ई बिज़नेस आपको परमिशन देता है कि आप किसी भी दुनिया के कोने में अपना प्रोडक्ट बेच सकते हो। चीन का एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर है, यंग एंटरप्रेन्योर, जिसका नाम है जैक मा, करेक्ट। तो उसने 1994 या 1995 में एक कंपनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट की थी, ई बिज़नेस, एज ए ई बिज़नेस। वो मोटिवेटेड हुआ था ईबे को देख के, उसने ऐसे सोचा कि ईबे कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, ऐसा उसने खुद कहा है। और उसने कहा है कि मुझे ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड कुछ भी नहीं आता था, मुझे कुछ भी नहीं आता था, लेकिन मैंने सीखने की इच्छा थी, मेरे अंदर एक तमन्ना थी कि मैं सीखूं। फिर उसने सारा का सारा सीख लिया और अपने कंपनी स्टार्ट की। और कंपनी स्टार्ट करते समय वो 10 कंट्रीज़ घूमा और 10 कंट्री में घूमकर वहाँ से लोगों को पूछा कि ये नाम आपको पता है क्या? तो 10 आउट ऑफ 9 कंट्रीज़ के लोगों ने कहा कि ये नाम हमको पता है। तो उसने उस कंट्री में जाके पूछा कि अली बाबा नाम आपने सुना है क्या? तो 10 आउट ऑफ 9 कंट्रीज़ के लोगों ने कहा कि जी हाँ, हमने अली बाबा नाम सुना है। तो उसने अपने कंपनी का नाम रख दिया alibaba.com। चाइना का आदमी, नाम हिंदुस्तानी, alibaba.com, और वो इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ई कॉमर्स कंपनी है आफ्टर अमेज़ॉन। क्योंकि अमेज़ॉन क्या करता है कि किसी भी कंट्री में जाके उसी कंट्री के अंदर के लोगों को, सपोज इंडिया में आया तो नागपुर से सामान कानपुर बेचेगा, दिल्ली से सामान मुंबई बेचेगा। तो उसका जो अमेज़ॉन का जो वर्क फील्ड है कंट्री टू कंट्री है, मतलब इस कंट्री में इधर, उस कंट्री में उधर का सामान उधर। लेकिन alibaba जो .com की कंपनी है वो एकमात्र ऐसी कंपनी है जो कि एक कंट्री से लेके दूसरे कंट्री तक सामान ट्रांसफ़र कर सकती है। alibaba.com ये ऐसी एकमात्र कंपनी थी, अभी बहुत सारे आ गए, बहुत सारी कंपनीज पिछले 1-2 साल में स्टार्ट किया उन्होंने, लेकिन पहले 2002 से लेके 2010-15 तक alibaba.com एकमात्र ऐसी चाइना की कंपनी थी जो कि एक देश से दूसरे देश सामान ट्रांसफ़र करती थी। ठीक है, जस्ट आपके नॉलेज के लिए बताया, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, ई बिजनेस अलाउज यू टू वर्क अक्रॉस द ग्लोब, मतलब दुनिया के किसी भी कोने में आपको बिजनेस करने की अक्रॉस एक्सेस कर सकते हो, आप बिजनेस कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, बाह्य सेवा पुरविणाऱ्या संस्थेच्या मदतीने आपण महत्त्वाच्या क्षेत्राकडे लक्ष पुरवू शकत नाही। बाह्य सेवा पुरविणाऱ्या संस्थेच्या मदतीने आपण महत्त्वाच्या क्षेत्राकडे लक्ष पुरवू शकत नाही। ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? ई बिजनेस विद द हेल्प ऑफ आउटसोर्सिंग कंपनी कैन नॉट फोकस ऑन कोर एरियाज। With the help of outsourcing, company cannot focus on core areas. 10 क्वेश्चंस हो गए।
चैप्टर एकदम इजी है, टेंशन मत लो, बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है, अब जो क्वेश्चंस होंगे वो होंगे बीपीएल, फाइंड ऑड वन आउट, फाइंड ऑड वन आउट। ठीक है, तो आपको बस उनमें से ऑड कौन सा है उसको कैप्चर करना है और कमेंट सेक्शन में करना है। ठीक है, बीपीओ, एलपीओ, केपीओ, आरटीओ, बीपीओ, एलपीओ, केपीओ, आरटीओ, बीपीओ, एलपीओ, केपीओ, आरपीओ, सॉरी आरटीओ। अगर आप में से किसी के घर में रिसेंटली कोई बाइक परचेस वगैरह की है तो उसको मालूम होगा कि इसका आंसर क्या है, और उसने प्रॉब्लम परचेस किया है, सॉरी प्रॉब्लम ये जो चैप्टर है वो एक बार रीड आउट किया है तो उसे पता है कि इसका मतलब क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ध्यान से सुनना, ध्यान से पढ़ना, उसके बाद कमेंट सेक्शन में आंसर देना। ठीक है, नहीं तो फिर बाद में किया हुआ कमेंट ढूंढ के डिलीट करना पड़ेगा। B2B, B2C, C2C, A to Z, B2B, B2C, C2C, A to Z, क्या होगा इसका आंसर? ज़रा सोचिए, सोचने के बाद अच्छे तरीके से आंसर दीजिए। इजी है, बहुत इजी है, एकदम इजी है। ऐसे अगर क्वेश्चंस आ गए तो आपको फुगट के 1 मार्क मिल गए, समझ ले। नेक्स्ट, मेक श्योर कि आपका घर में नेटवर्क वगैरह हो ताकि आप लाइव स्ट्रीमिंग देखो, थोड़ा सा लेट स्ट्रीम मत देखो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, डेबिट, क्रेडिट, आधार, एटीएम। अभी एक कॉमन सेंस वाला आंसर है, आर्ट वाला भी दे सकता है। अगर कोई छिचोरे कॉमर्स वाले ने इसका आंसर गलत दे दिया तो मैं उसे एडवाइस करता हूँ कि 12वीं होने के बाद तो बीकॉम को मत जा, तो सीधा सीधा आर्ट कर और घर में बैठ, क्योंकि कॉमन सेंस वाला आंसर है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर, करेक्ट, अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर। खरेदी विक्री, वस्तु पहुंच अवस्था, पूर्व खरेदी विक्री, खरीदी बिक्री, वस्तु पहुंच अवस्था, पूर्व खरीदी बिक्री। क्या हो सकता है आंसर? थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बस आपको प्रॉपरली उसको अरेंज करना है। खरीदी बिक्री, वस्तु पहुंच अवस्था, पूर्व खरीदी बिक्री। खरेदी विक्री मीन्स परचेस अँड सेल्स, वस्तू पोहोचणे म्हणजे डिलिव्हर करणे, पूर्व खरेदी विक्री म्हणजे खरेदी प्री परचेस, परचेस करने से पहले, परचेस या सेल्स करने से पहले, विंडो शॉपिंग। इजी है इसका आंसर, कॉमन सेंस वाला है। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, ड्रेस वगैरह हो, तो आपको इसका आंसर आप इजीली दे सकते हो। और ये चैप्टर आप इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि इस चैप्टर में कुछ भी पोर्शन रिड्यूस नहीं किया है, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि पूरा का पूरा चैप्टर कवर कर लीजिए, करना ही पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं आपके पास, और चैप्टर इजी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। अब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो ऑब्जेक्टिव्स है वो आपके बुक्स में नहीं दिया हुआ है, लेकिन जिस किसी भी स्टूडेंट्स ने चैप्टर एक बार पढ़ लिया होगा वो चुटकी बजाते ही आंसर दे देगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ध्यान से सुनिए सारे के सारे स्टूडेंट्स। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन का तो आंसर आना चाहिए। अगर आपने 14 के 14, 14 से 14 क्वेश्चंस करेक्ट दे दिए तो इसका भी आंसर आपको करेक्ट देना पड़ेगा। अगर आपको आंसर नहीं आता है तो लाइव कमेंट सेक्शन पे फोकस कीजिए, वहाँ पे 1 मिनट के अंदर अंदर आपको आंसर दिखने लगेगा। तो क्वेश्चन आपके लिए ये है, कोणत्या कंपनीने ई व्यवसाय हा शब्द प्रथमच वापरण्यास सुरुवात केला आणि केव्हा? Which company started using the term e-business for the first time and when? किस कंपनी ने फर्स्ट टाइम ई-बिजनेस इस टर्म को यूज करना स्टार्ट किया? कोणत्या कंपनीने ई व्यवसाय हा शब्द प्रथमच वापरण्यास सुरुवात केली और कब?
चैप्टर के फर्स्ट 5 लाइंस में इसका जिक्र किया है। अगर किसी स्टूडेंट्स ने पढ़ा है तो झट से कमेंट सेक्शन में कर दो। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ ऑलमोस्ट सारे के सारे ने कर दिया है, लेकिन कोई तो एक ऐसा है जिसने उस कंपनी का फुल फॉर्म लिखा है। जी हाँ, कंपनी का नाम है IBM और उसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो दैट्स इट, 15 के 15 क्वेश्चंस हमारे हो गए। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। देखते देखते सिर्फ पहले 5 दिनों में आपने ऑलमोस्ट 50 to 60% सिलेबस कवर कर लिया है रिलेटेड टू OC। आपको खुश महसूस होना चाहिए कि आपने 60% ऑब्जेक्टिव्स कवर कर लिए और 60% जो फर्स्ट रिवीजन होता है चैप्टर पढ़ने का वो भी हो गया। होता क्या है कि बस एक शेड्यूल, मैक्सिमम स्टूडेंट्स की यही तकलीफ होती है कि वो शेड्यूल प्रिपेयर करते हैं, लेकिन वो मैंने आपको ऑलरेडी कहा था, हम इंडियन स्टूडेंट्स का नेचर कैसे होता है कि कोई भी काम करने के लिए अगर किसी ने उसको फोर्स किया, कोई उसको रोज़ रोकने वाला होना चाहिए, तो ये कर तभी वो करेगा। अब देखिए पिछले 5 दिनों में जब मैंने सारे स्टूडेंट्स को इकट्ठा किया, रोज़ रात 11 बजे आने के रिक्वेस्ट किया और सारे स्टूडेंट्स ने आए, तभी 5 दिनों में आपने इतने सारे ऑब्जेक्टिव्स कवर कर लिए। अगर ये आउटस्टैंडिंग ऑक्टोबर होता नहीं होता तो न जाने आप करते या नहीं, वो भी नहीं, वैसे की वैसे आपकी बुक्स पढ़ी रहती, बस नाम के लिए यूट्यूब पे लेक्चर्स देखते रहते और बाकी कुछ भी नहीं करते। यही तो प्रॉब्लम है, कोई अच्छा ट्रेनिंग देने वाला हो तो ऐसे ऐसे हीरे पैदा होते हैं। ठीक है, सो अब जो हम डिस्कशंस करने वाले हैं वो इस टॉपिक से रिलेटेड डिस्कशंस करने वाले हैं, जो कि आपके सारे के सारे जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सिर्फ 10 मिनट्स मुझे दीजिए, 10 मिनट्स के अंदर अंदर आपका पूरा प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा। B2B, B2C, KPO, BPO सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, बस 10 मिनट्स। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो चैप्टर है आपको, ये टोटल चैप्टर आपको एक भी पॉइंट इसमें का रिड्यूस किया नहीं है, करेक्ट? हाँ, तो फर्स्ट आपके बुक्स में ओपन कीजिए स्कोप ऑफ ई बिजनेस। स्कोप ऑफ ई बिजनेस, ई व्यवसायाची व्याप्ती, करेक्ट? तो उसमें आप देख रहे होंगे 5 to 6 मोड्स, जिसमें लिखा है सबसे पहले B2B, करेक्ट? अब B2B का मतलब क्या होता है? बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन, मतलब एक ट्रांजैक्शन हो रहा है और उस ट्रांजैक्शन में बायर और सेलर दोनों भी एक बिजनेसमैन है, करेक्ट? बायर और सेलर दोनों भी एक बिजनेसमैन है। जैसे कि आपके घर में कोई 2 व्हीलर होंगी, जैसे कि मेरे घर पे 2 व्हीलर है, होंडा कंपनी की 2 व्हीलर है। होंडा कंपनी सिर्फ उस गाड़ी के पार्ट्स बनाती है, जैसे कि इंजन वगैरह, लेकिन जो उस बाइक के जो टायर होते हैं वो टायर होते हैं MRF कंपनी के। किस कंपनी के? MRF कंपनी के या सीएट के। जैसे जिस कंपनी का ऑर्डर या जिस कंपनी को जिस टायर की कंपनी का अच्छा टेंडर मिलता है वो ले लेता है, समझ रहे हो? जो होंडा कंपनी है वो एक बिजनेसमैन है और सीएट या MRF कंपनी एक बिजनेसमैन है। सीएट कंपनी एक बिजनेसमैन, होंडा कंपनी एक बिजनेसमैन, दोनों एक साथ आए, बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन बिजनेस हुआ, चलेगा। लेकिन इस ट्रांजैक्शन में दोनों ही पार्टीज का है बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन, B2B, समझ रहे हो? बस एग्जाम्पल से समझने की कोशिश कीजिए। एक बार अगर आपको एग्जाम्पल समझ में आए तो आप आंख बंद कर थ्योरी लिख सकते हो। B2B में क्या होता है? सेलर और बायर दोनों भी बिझनेसमॅन होते. B2B मध्ये खरेदी करणारा आणि वस्तूची विक्री करणारा हा दोन्ही पण एक व्यावसायिक असतात. यामध्ये ग्राहकाचा समावेश नसतो. दॅट्स इट. नेक्स्ट B2C, बिजनेसमैन टू कस्टमर. बिजनेसमैन टू कस्टमर, अगर आपने अब तक कभी भी किसी भी ऑनलाइन ऐप से या ऑनलाइन बिजनेस ई कॉमर्स कंपनी से अगर कुछ परचेस किया है तो वो कंपनी हो गई बिजनेसमैन और आप क्या होगा? कस्टमर. अगर आपने किसी बुक सेंटर में जाके बुक्स परचेस की है तो वो दुकानदार क्या हुआ? बिजनेसमैन, और आप क्या हो गए? कस्टमर. करेक्ट, समझ रहे हो? नेक्स्ट है C2B, मतलब कस्टमर टू बायर. अब होता क्या है कि मॉडर्न ज़माने में आपके जो प्रोडक्ट्स है वो आप डायरेक्टली किसी को बेच सकते हो. ऐसे बहुत सारे फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ है या बहुत से ऐसे कॉटन के कंपनीज़ है जो कि किसानों को डायरेक्टली कांटेक्ट करते हैं. जो बीच में के जो कमीशन खाने वाले लोग होते हैं उसे हटा देते हैं और किसानों को डायरेक्ट बोलते हैं कि आप हमारे ऐप डाउनलोड करो और आपका जो स्टॉक है उसकी लिस्ट
हमारे ऐप पे रजिस्टर करो, हम खुद आएंगे, आपका सामान देख लेंगे, जो आपका प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग है, देख लेंगे और हम परचेस कर लेंगे। तो वो किसान क्या हुआ, सी, और वो कंपनी क्या हो गई, बी। सी टू बी, समझ रहे हो? हाँ। नेक्स्ट होता है सी टू सी। अब ये सबसे इजी है, सी टू सी। अगर आपको कोई पुराना मोबाइल बेचना है ऑनलाइन मेथड पे, तो आप किस पे जाओगे, OLX पे जाओगे, बेच दोगे, करेक्ट। आपको बेचना है, आप भी एक कस्टमर हो, क्योंकि आपको मोबाइल बेचना है और सामने वाले को मोबाइल खरीदना है। कस्टमर टू कस्टमर एक जगह आ गए, जैसे कि OLX है, eBay है, और उसके बाद लेटेस्ट में अभी आप जूम, ये नाम सिर्फ एप्लीकेशन का, आपको अगर मालूम है तो सिर्फ एप्लीकेशन का है, लेकिन कुछ दिन पहले या कुछ साल पहले अभी भी जूम कार नाम की एक कंपनी है जो कि क्या करती है कि अगर मेरे पास कार है लेकिन मुझे उस कार का कुछ काम नहीं है, पार्किंग लॉट में पड़ी है, तो मैं मेरे कार का रजिस्ट्रेशन उनके ऐप पे करूँगा और जिसको कार रेंट से चाहिए वो उस कार को ऐप से रेंट के लिए हायर कर लेगा और बाद में मुझे वापस वो कार दे देगा। मतलब कस्टमर का प्रॉब्लम, कस्टमर का नीड, दोनों एक जगह आएंगे और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट जो होता है वो होता है बिजनेसमैन टू एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ पे एक होता है बिजनेसमैन, व्यापारी लोग, और दूसरी तरफ होता है प्रशासन यानी कि गवर्नमेंट। अब बिजनेसमैन एंड गवर्नमेंट के बीच में कब ट्रांजैक्शन होता है, जैसे कि टैक्स पे करते हैं, करेक्ट, टैक्स पे करता है तो बिजनेसमैन टैक्स पेयर होता है और गवर्नमेंट के जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो टैक्स रिसीव करते हैं। इसका मतलब बिजनेसमैन टू एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है, टैक्स पे। और लास्ट होता है कस्टमर टू एडमिनिस्ट्रेशन, ग्राहक ते प्रशासन, जैसे कि पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हो, पैन कार्ड के लिए आप अप्लाई करते हो, इलेक्शन कार्ड के लिए अप्लाई करते हो, ये सारी चीज़ों के लिए जब अप्लाई करते हो तो वो किस टर्म में आता है, ग्राहक टू कस्टमर टू एडमिनिस्ट्रेशन। समझ रहे हो? एग्जाम्पल से समझोगे तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, अब इसमें सबसे बेस्ट नेक्स्ट पॉइंट जो अपना है वो है ई व्यवसायाचे फायदे। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, ई व्यवसायाचे फायदे, एडवांटेजेस ऑफ ई बिजनेस। अगर आपको ई बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके एडवांटेजेस क्या क्या होंगे, ई बिजनेस स्टार्ट करना है। देखिए, मैं मेरे कोचिंग क्लासेस लेता हूँ देगलूर में, जो कि एक ट्रेडिशनल वे, जब क्लासेस वगैरह ट्रेडिशनल वे, लेकिन अगर मैं मेरे क्लासेस को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट करूँगा तो उसका फ़ायदा क्या होगा। देखिए, सबसे पहला इजी टू सेटअप। कोचिंग क्लासेस के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, हॉल वगैरह बुक करना पड़ेगा, करेक्ट, हॉल वगैरह लेना पड़ेगा, रेंट पेड करना पड़ेगा, लेकिन ऑनलाइन के लिए ज़रूरत है क्या, नहीं, मैं मेरे घर से भी पढ़ा सकता हूँ। ठीक है। अगर कोई ग्रोसरी शॉप वगैरह हो तो उसके लिए प्रॉपर शॉप लेना पड़ेगा, लेकिन ऑनलाइन वगैरह है तो बस एक वेबसाइट या ऐप तैयार करना पड़ेगा, बस इतना ही, बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो ये एडवांटेज है ई बिजनेस का, जो कि आपकी बुक्स में दिया है, ईजी फॉर्मेशन, ईजी टू सेटअप, सुलभ स्थापना। नेक्स्ट होता है लो इन्व्हेस्टमेंट, कमी गुंतवणूक, काहीच गुंतवणूक नाही, फक्त 2 ते 10 से 12 हज़ार खर्च करना पड़ेगा। अगर आपको एक एप्लीकेशन वगैरह प्रिपेयर करना है तो बस इतना ही है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और उस एप्लीकेशन को मेंटेन करने के लिए किसी एप्लीकेशंस के कंपनी के लिए देना पड़ेगा, जो कि वो खुद एप्लीकेशंस को मेंटेन करती है, 2-3 हज़ार देना पड़ेगा। और आपको वो इस्तेमाल करते आना चाहिए, तभी आप सक्सेसफुल होगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है। ई व्यवसायाचे फायदे, एडवांटेजेस ऑफ ई बिजनेस में फर्स्ट आता है इजी टू फॉर्मेशन, सेकेंड आता है लो इन्वेस्टमेंट, थर्ड आता है कन्वीनियंस या कन्वीनियंस, सुलभ, सुविधा, सोपं जाता है। नेक्स्ट आता है स्पीड। देखिए, अगर मैं देगलूर में क्लासेस ले लेता था तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना स्टूडेंट्स को जमा करता था, 100, 200, 300, लेकिन अब मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ गया हूँ तो 2-3 हज़ार स्टूडेंट्स को हो गई है। ठीक है, इसे कहते हैं स्पीड। नेक्स्ट होता है जागतिक प्रवेश, ग्लोबल रीच। आपका जो प्रोडक्ट है इस दुनिया में किसी भी कोने से भी परचेस किया जा सकता है। अगर आप ट्रेडिशनल वे से जाओगे तो आपके गांव में या ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 किलोमीटर तक ही उस प्रोडक्ट को बेच सकते हो, लेकिन अगर आपने ई बिजनेस साइट पे आ गए या ई कॉमर्स सेक्टर पे आ गए तो आप दुनिया के किसी भी कोने में आप इस प्रोडक्ट को बेच सकते हो। करेक्ट। अब नेक्स्ट होता है लिमिटेशंस ऑफ ई बिजनेस। जैसे कि ई बिजनेस के एडवांटेजेस होते हैं, वैसे ई बिजनेस के डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। जैसे कि आपको
परचेसर और सेलर के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता है, एक दूसरे के नहीं पहचानते। लेकिन अगर ट्रेडिशनल वे से जाओगे तो आपके गली के नुक्कड़ वाली जो दुकान है वो आपको पहचानती है, लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप जिस किसी से भी प्रोडक्ट परचेस कर रहे हो वो इंसान ना आपके पहचान का होगा, ना उसे आप पहचानोगे, ना वो आपको पहचानेगा। ठीक है। नेक्स्ट बोला है डिलीवरी टाइम। हाँ कि ऑनलाइन बिजनेस में दुनिया के किसी भी कोने से भी आपका प्रोडक्ट परचेस किया जा सकता है, लेकिन परचेस करने के लिए आसान है दोस्त, लेकिन डेस्टिनेशन टू डेस्टिनेशन डिलीवर करने के लिए मुश्किल है। ठीक है, तो एक डिसएडवांटेजेस है। नेक्स्ट है सिक्योरिटी इश्यूज, सुरक्षा समस्या। जैसे कि आप देख सकते हो यूट्यूब पे सर्च करोगे तो बहुत सारे आपको ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे कि कंपनी से आईफोन मंगाया, आईफोन आने के बाद जब वो आईफोन का डब्बा ओपन किया तो उस डब्बे में 5 रुपए की कपड़े धोने की टिकिया निकली। तो सिक्योरिटीज़ भी आ सकती है। अंदर के जो डिलीवर करने वाले सर्विसेज होते हैं उनमें से कुछ कंपनियों में ऐसे चोर वगैरह होते हैं जो कि आपका जो बक्सा होता है उसमें का सामान फाड़ के निकाल लेते हैं और अंदर साबुन चिपका देते हैं। तो ये एक डिसएडवांटेजेस है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। समटाइम्स आपके जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है। जैसे कि 2 से 3 साल पहले फ्लिपकार्ट को गवर्नमेंट ने बैन किया था 2-3 दिन के लिए। क्यों बैन किया था? क्योंकि फ्लिपकार्ट के ऊपर स्वॉर्ड्स बेच रहे थे, तलवारी, चाकू, पंच, जो कि इलीगल है। समटाइम्स वो सिर्फ गुरुद्वारे में ही बेचा जा सकता है और किधर नहीं है, क्योंकि उनको परमिशन है। लेकिन सम कंपनीज ऑनलाइन बेच रहे थे, इसीलिए गवर्नमेंट के इंटरफियर किया और आपका बिजनेस बंद भी पड़ सकता है। और लास्ट बोला है हाई रिस्क। इस हाई रिस्क में अब क्या बोला जा सकता है कि कुछ भी हो सकता है। सपोज मैंने क्या किया था कि कल परसों लॉकडाउन के वक्त मई महीने में एक फेस मास्क N95 मास्क मंगाया था। तो जब मैंने परचेस किया था तो मुझे बोला गया था कि 900 रुपये में 12 आएंगे। जब मंगाया, ऑर्डर किया तो 900 रुपये में सिर्फ 10 आ गए, 2 नहीं आए। इसका मतलब कुछ भी हो सकता है, हाई रिस्क है। मेरा दर्द सिर्फ मैं ही समझ सकता हूँ, 2 मार्क्स नहीं आए मुझे। सो नेक्स्ट अब पॉइंट है आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग एकदम ईजी है। 5 मिनट के अंदर अंदर आपको पूरा का पूरा आउटसोर्सिंग क्या होता है मैं समझा दूंगा। ठीक है। आउटसोर्सिंग से रिलेटेड आपके बुक में डेफिनेशन क्या दिया है देख लो एक बार। आउटसोर्सिंग मीन्स प्रोसेस ऑन कॉन्ट्रॅक्टिंग बिझनेस फंक्शन्स टू समवन एल्स। बाह्य सेवा म्हणजे एखादा व्यवसायासाठी विशिष्ट सेवा पुरविणे। अब होता क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे बता दूंगा। ठीक है। जब कोरोना सिचुएशन स्टार्ट हुआ था मई महीने में, तो जैसे कि आपको पता है, आप तो देख रहे होंगे कि हॉस्पिटल्स में क्या वगैरह हो रहा है क्या नहीं। डॉक्टर्स को एक डॉक्टर को 8 PPE किट, 8 घंटे में 1 PPE किट लग रहा है। एक डॉक्टर 2 PPE किट इस्तेमाल कर रहा है, डे नाइट ड्यूटी कर रहा है। करेक्ट। अगर एक बार कोई PPE किट पहन ले तो उसके बाद वो PPE किट दोबारा नहीं पहन सकते। ठीक है। तो उसे डिस्पोज किया जाता है, उसे नष्ट किया जाता है। तो ठीक है। तो कुछ कंपनियां ऐसे थे कि जिन्होंने डायरेक्टली हॉस्पिटल को कॉन्ट्रैक्ट किया और हॉस्पिटल को कहा कि आपके जितनी भी आपकी सैनिटरी वेस्ट है तो वो डिस्पोज करने का कॉन्ट्रैक्ट आप हमें दे दीजिए। हम क्या करेंगे, वो सारा का सारा यूज मटेरियल जैसे कि सीरिंज होती है, सलाइन के जो छोटे छोटे कांच के बॉटल होते हैं, यूज इंजेक्शंस के प्लास्टिक्स होता है, वो सब आप हमें दीजिए। PPE किट का जो यूज PPE किट के जो क्लोथ्स होते हैं वो आप हमें दीजिए, हम उसे अच्छी तरह से डिस्पोज कर देंगे। तो एक्चुअल में ये काम किसका है? हॉस्पिटल का। लेकिन हॉस्पिटल के ऊपर इतना लोड हुआ था तो हॉस्पिटल वो काम खुद नहीं कर पा रहा था, इसीलिए उन्होंने क्या किया, खुद का काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी एक एजेंसी को दे दी। करेक्ट। तो इसे क्या बोलते हैं? आउटसोर्सिंग। समझ रहे हो इसे क्या बोलते हैं? आउटसोर्सिंग। समटाइम्स हॉस्पिटल से रिलेटेड कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो कि आउटसोर्सिंग करते हैं, समटाइम्स अदर बिजनेस होते हैं। जैसे कि आप अभी बुक में देखिए, आउटसोर्सिंग में सबसे फर्स्ट दिया है BPO। BPO मतलब आपका जो काम आपके बिहाफ पे हम करेंगे। करेक्ट। हाँ। तो कुछ कंपनीज ऐसे भी थी जिन्होंने सैनिटाइजेशन का कॉन्ट्रैक्ट लेना स्टार्ट किया था। सैनिटाइजेशन का कॉन्ट्रैक्ट मतलब अगर आपके घर में कोई फंक्शन है या अगर आपका हॉस्पिटल है तो हम क्या करेंगे, रोज़ सवेरे और शाम आपका हॉस्पिटल या आपके घर में का फंक्शन से रिलेटेड जो कुछ भी होगा वो हम सैनिटाइज करेंगे। तो काम आपका खुद का है लेकिन आप नहीं कर सकते, इसलिए आप किसी और को दे रहे हो, तो उस टर्म को बोलते हैं आउटसोर्सिंग। डेफिनेशन में बोला है
आउटसोर्सिंग मीन्स अ प्रोसेस ऑन कॉन्ट्रॅक्ट बिझनेस फंक्शन्स टू समवन एल्स, किसी और को दे देना. बाह्य सेवा म्हणजे एखादा व्यवसायासाठी विशिष्ट सेवा पुरविणे. हॉस्पिटल एक कस्टमर नहीं है, हॉस्पिटल एक बिजनेस है और वो जो सैनिटाइजेशन की कंपनी है हॉस्पिटल को सर्विस दे रही है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, आउटसोर्सिंग. समझ रहे हो, तो उसे क्या बोलेंगे, बीपीओ. अब बीपीओ में दूसरा आता है केपीओ. बीपीओ में क्या आता है, केपीओ. अगर आपका कोई भाई बहन, बड़ा भाई, चाचा वगैरह इंजीनियर वगैरह होंगे तो उनसे एक बार पूछ लो आप बीपीओ में हो या केपीओ में हो. हाँ, इंजीनियर भी लोग बीपीओ होते हैं समटाइम्स. अब क्या कॉल सेंटर का नाम अब तो सुना है, समझ रहे हो. तो अगर टाटा स्काई की जो कंपनी है, करेक्ट, तो टाटा स्काई की कंपनी क्या करती है, कस्टमर्स के जो कॉल्स होते हैं, कस्टमर की जो क्वेरीज होते हैं, तो जब आप कॉल करते हो तो वो रतन टाटा के घर में नहीं जाता है, वो किसी कॉल सेंटर कंपनी बीपीओ को जाता है, जो कि वो बीपीओ वाली कंपनी क्या करते हैं, टाटा कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और बोलते हैं आपका जो 24/7 कॉल सेंटर से रिलेटेड जो कुछ भी आपके क्वेरीज होंगे वो हम सॉल्व करेंगे. आपकी जो कस्टमर से रिलेटेड जो कुछ भी क्वेरी होंगी वो आप हमें दे दीजिए. जब आप टाटा स्काई के किसी कस्टमर सेंटर को या कॉल सेंटर को कॉल करते हो तो वो कॉल टाटा कंपनी में नहीं जाता है, वो एक कॉल सेंटर में जाता है. वो किससे जाता है, कॉल सेंटर में जाता है. और जो इन्फॉर्मेशन टाटा कंपनी आपको देना चाहती है वो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी उस कंपनी को दे देती है. और जब आप कॉल करते हो तो वो कंपनी आपको सारे ऑन बिहाफ ऑफ टाटा कंपनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे देती है. और ये जो कंपनी काम कर रही है उसे बोलते हैं आउटसोर्सिंग, और वो आएगी बीपीओ में, क्योंकि वो जो काम करे उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगता है. अगर टाटा स्काई के टाटा के जो मालिक है उन्होंने कहा है कि अगर आपका रिचार्ज ख़त्म होता है तो उसी दिन आपका टीवी बंद हो जाएगा और उसी दिन जब आप रिचार्ज करोगे तभी आपको चालू होगा. जिस दिन रिचार्ज ख़त्म होगा उसके 2-3 दिन तक आप वो टीवी नहीं चला सकते. तो वही इन्फॉर्मेशन जो टाटा वाले उसको देता है वो लोग आपको देते हैं. तो जो काम टाटा कंपनी को करनी चाहिए उनके बिहाफ पे वो कॉल सेंटर वाले कर रहे हैं, इसलिए वो आते हैं बीपीओ में, करेक्ट. अब बीपीओ का सबसेट है केपीओ. केपीओ में होता क्या है, थोड़ा सा जो काम होता है वो थोड़ा नॉलेजेबल होता है, थोड़ा सा मेहनत लगता है. जैसे कि इंडिया में अगर आपके कोई भाई बहन है तो वो किसी आईटी सेक्टर कंपनी में काम करते हैं, जैसे कि महिंद्रा हो गया, टीसीएस हो गया. तो ये कंपनीज क्या काम करते हैं, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन से रिलेटेड काम करते हैं. जितने भी इंडिया में कंपनीज है उनका खुद का एक सॉफ्टवेयर है और उस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई भी आपको तकलीफ आती है और उस कंपनी को कॉल करते हो तो ये सारे कॉल्स उस टाटा या महिंद्रा में जाते हैं. वो क्या करते हैं, ऑन बिहाफ ऑफ दैट कंपनी की जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो कुछ भी इश्यूज़ होते हैं वो कंपनी सॉल्व करती है. तो वो किस में आएंगे, बीपीओ में. अगर आपके बिजनेस का कोई काम किसी इंस्टीट्यूट कर रहा है या कोई दूसरा बिजनेस वाला कर रहा है और वो काम ज़्यादा बिजनेस वाला नहीं है तो वो बीपीओ में आएगा. और वो काम अगर ज़्यादा दिमाग वाला है जिसमें थोड़ा सा मेंटली प्रेशर लगेगा तो वो किस में आएगा, केपीओ में आएगा. और लास्ट होता है एलपीओ. एलपीओ में क्या होता है कि जो काम कर रहे हो वो थोड़ा लीगल वाइज होता है. सपोज आप धोनी की एक टीवी पे ऐड देख रहे होंगे 99acres.com या कारदेखो.com या property.com. तो property.com क्या होती है कि जिस किसी को भी प्रॉपर्टी बेचना है या जिस किसी को भी प्रॉपर्टी खरीदी करना है तो उन दोनों को एक जगह आती है और लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है दोनों के बीच में, क्योंकि एक की प्रॉपर्टी दूसरे के पास जाएगी लेकिन जाते वक्त लीगल डॉक्यूमेंट्स का ट्रांसफरेशन होगा एक दूसरों के बीच में. तो उस समय वो जो कंपनी काम कर रही है जैसे कि कारदेखो 99acres.com, तो उस कंपनी को हम बोलेंगे एलपीओ. सबसे पहले बीपीओ का सबसेक्शन एलपीओ और बीपीओ का सबसेक्शन केपीओ और केपीओ का सबसेक्शन क्या है, एलपीओ. तो यही था, बस इतना ही, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है. अगर आपके घर में कोई भाई बहन है तो एक बार उससे पूछ लीजिए. कॉल सेंटर में अगर वो काम कर रहा है तो वो आपको बीपीओ बोलेगा, और थोड़ा सा दिमाग वाला काम कर रहा है आईटी से रिलेटेड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, तो वो बोलेगा मैं केपीओ में हूँ. ठीक है. और लास्ट है एलपीओ. एलपीओ का मतलब दोनों ही पार्टीज़ के बीच में अगर कोई लीगल ट्रांसफरेशन हो रहा है तो उसे बोलेंगे एलपीओ. बस इतना ही था इस चैप्टर में, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था. ठीक है. थैंक यू सो मच आज का वीडियो देखने के लिए. गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. कल मैंने आपको कहा था कि आपको फ्रेंड्स के जितने भी फ्रेंड्स हैं उसे इन्फॉर्म कर दीजिए. ऑलरेडी 5 चैप्टर्स हो गए, बस 3 रिमेनिंग है. देखते देखते ये 3 भी हो जाएंगे और उसी का आपका टोटल सिलेबस एक बार रिवीजन हो जाएगा. ठीक है. थैंक यू सो मच. गुड नाइट. स्टे कनेक्टेड.